आप लोगों ने इंडिया में हजारों मंदिर देखे होंगे, बट आई बेट ऐसा माइंड ब्लोइंग टेम्पल आपने आज तक कभी नहीं देखा होगा। क्या आपने कभी गणपति बापा को मोर की सवारी करते हुए देखा है? एक गर्भगृह जो डायरेक्टली एक समाधि के ऊपर बना है, एंड E is equals to MC square formula is written on those walls. But the craziest part, ये पूरा मंदिर एक परफेक्ट मैथमेटिकल सीक्वेंस है जो आपको प्रैक्टिकली 0 डायमेंशन से सीधा 5th डायमेंशन तक ले जाता है। हर स्कल्पचर का एक परफेक्ट मीनिंग होता है। चलो आज इस एंशिएंट आर्किटेक्चरल कोड को डिकोड करते हैं। नमस्कार, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे त्रिशूल गणपति टेम्पल जो सोमवारपेट में स्थित है। सोमवारपेट में पुणे में लोकेटेड है। ये बिल्ट हुआ 1754 से 1770 तक। इसके ओनर भीमजीगिरी गोसावी थे। पेशवा पीरियड में पेशवा ने जो डेवलप किया हुआ लैंड है 1735 के अराउंड, उसी एरिया में ये टेम्पल लोकेटेड है। पहले सभा मंडप आता है, फिर अंतराल है और गर्भगृह। 3 स्टेप्स में ये टेम्पल बना है और आजू बाजू प्रदक्षिणा पथ है। इस टेम्पल की खासियत ये है कि गणपति की मूर्ति के नीचे ही एक समाधि है, दलपत गिरी की समाधि वहाँ पे है। तो अभी मंदिर के अंदर जाएंगे। यह है इसका सभा मंडप एरिया। काल के साथ ये डेवलप होते गया है। दिस इज 8 फीट वाइड अंतराल एंड वी हैव एंट्रेंस टू द गर्भगृह। ये गर्भगृह का द्वार है जो कि है 2 फीट वाइड एंड 4 फुट हाइट, एग्जैक्टली 2x के रेशो में। तो अंदर स्थित है त्रिशूल गणपति की मूर्ति। उस मूर्ति के बारे में बात करने से पहले हम एक बात को ध्यान में रखेंगे कि मंदिर में मूर्ति के पीछे जो यंत्र रखा हुआ है वो उधर से लेके हर द्वार के टॉप सेंटर पे प्लेस्ड है। तो ये यंत्र श्री यंत्र नहीं है। 1 महीने से जो स्टडी हमने की है उस एनालिसिस की शुरुआत इसी यंत्र से करेंगे। तो इस यंत्र के सेंटर में एक बिंदु है, एक बिंदु पॉइंट है, तो वो 0 डायमेंशन है। एक पॉइंट है तो 0 डायमेंशन है ऑफकोर्स। उसके बाजू में एक ट्रायंगल है, वो काम करेगा फर्स्ट डायमेंशन बताने का। एंड उसके बाद अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फेसिंग 2 ट्रायंगल्स हैं। सो ये वाटर और फायर, अपवर्ड फेसिंग फायर बताता है, डाउनवर्ड फेसिंग वाटर बताता है। तो शिव और शक्ति ऐसा ये रिप्रेजेंट करता है 2 ट्रायंगल्स। तो ये 2 डायमेंशंस बताते हैं। एज अ प्लान ऑफ 2 ट्रायंगल्स दे शो, दे रिप्रेजेंट सेकेंड डिमेंशन। दे हैव अ लेंथ एंड दे हैव अ विड्थ। सो अगर इसी ट्रायंगुलर सिंबल्स को ह्यूमनाइज करें तो ये क्रिएशन एंड रिप्रोडक्शन का एक आइकॉन बन जाता है इन्वर्टेड ट्रायंगल्स से। तो ये यंत्र अगर 2 डायमेंशंस बताता है, 3rd डायमेंशन कौन बताते हैं? तो गणपति बताते हैं। डायरेक्ट वर्डिंग है कि बस 3 साउंड है तो 3 डायमेंशंस बताएंगे, पर क्वेश्चन ये आता है कि 3 डायमेंशन ही क्यों बताते हैं? तो अगर हम पूरा यूनिवर्स देखें तो ये यूनिवर्स कॉम्पैक्ट है। ये यूनिवर्स बना है क्यूबिकल एटम से। अगर सर्कुलर एटम से बना होता तो इसमें गैप रहता। जैसे हमारी फ़ोन की स्क्रीन पिक्सल से बनी है, स्क्वायर ग्रिड से, वैसे ही ये यूनिवर्स क्यूबिकल एटम से बना है, पैक्ड क्यूबिकल एटम से बना है। तो इन्हीं क्यूबिकल एटम्स का जो अधिपति है, कंट्रोलर है इन्हीं क्यूबिकल एटम्स का, तो वो गणपति है। तो गणांचा पति एज इन गणपति भी इन्हें बोल सकते हैं। तो एक गण मतलब क्या होता है? एक क्यूब। तो इन्हीं क्लस्टर ऑफ क्यूब्स का जो कंट्रोलर है वो गणपति है। तो ये क्यूब्स x, y और 3rd डायमेंशन जो है हाइट, ये भी बताते हैं। इसीलिए गणपति को 3rd डायमेंशन का रिप्रेजेंटेटर यहाँ पे बताया जा रहा है। लॉर्ड गणपति ही शब्द ब्रह्म है, यानी कि वास्तु पुरुष। रेफरेंस फ्रॉम ज्ञानेश्वरी अध्याय 1 श्लोक 19। यूनिवर्स इज मेड ऑफ सबटल क्यूबिकल एनर्जी एटम्स। ये ब्रह्मांड क्यूबिकल एटम की एनर्जी से व्याप्त है। द मास्टर ऑफ दिस इनफाइनाइट क्लस्टर ऑफ क्यूबिकल एटम्स इज द कॉस्मिक क्यूब और गणपति। द गणपति इज द मास्टर ऑफ दिस कॉस्मिक स्पेस, इज दिस कॉस्मिक realm. Why this is unique? This is the only Ganpati in the whole world that is riding a peacock. तो 3rd डायमेंशन का कंट्रोलर, क्यूब्स का कंट्रोलर गणपति जो है, उनको वाहन एक दिया गया है, या पिकॉक। पिकॉक क्या सिंबलाइज करता है? एक एक्सपांडिंग नेचर ऑफ द यूनिवर्स, एंटायर यूनिवर्स। दैट इज हाउ इट शोज दैट कि वो क्यूब जो है वो एक एक्सपांडिंग नेचर का है। द स्पेस इज शोन एज विथ एन एक्सपांडिंग नेचर। दैट्स हाउ 3rd डायमेंशन इज शोन इन अ कंप्लीट फ्रेम। सो अगर गणपति 3rd डायमेंशन बता रहे हैं तो उसके आगे जाता है या वहीं रुक जाता है? तो ये डायमेंशन की थियोरी 4th डिमेंशन तक जाती है। 4th डिमेंशन कौन सा रहता है? टाइम, यानी काल। इस टेम्पल के साउथ साइड को एक नटराज की मूर्ति है। नटराज रिप्रेजेंट एब्सोल्यूट टाइम और सबटल एनर्जी, दैट इज सूक्ष्म ऊर्जा।
प्रदक्षिणा पथ के स्टार्टिंग से ही यहाँ से इस द्वार से करेंगे तो साउथ साइड में इसी जगह पे वो मूर्ति स्कल्पचर यहाँ पे रखा हुआ है गर्भ के साउथ साइड में। तो मूर्ति की हालत अभी उतनी अच्छी नहीं है क्योंकि स्टोन क्वालिटी भी डिग्रेड हो चुकी है एंड जैसा कि आप देख सकते हो एक लेग एंड कई सारी चीज़ें टूटी हुई है। तो ये नटराजन की मूर्ति है दैट इज डांसिंग फॉर्म ऑफ शिवा। फॉर्म की रचना महर्षि मयान ने 10,000 BCE के पहले की है। महर्षि मयान मतलब उसके बारे में अलग वीडियो में बताऊंगा। महर्षि मयान के बारे में आप सर्च कर सकते हो। अगर आपको बुक्स रीड करनी है वास्तु के बारे में तो आप ज़रूर मयमतम वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 पढ़िए। उन बुक्स का सिंप्लीफिकेशन गणपति स्थपति ने इंग्लिश में एक समराइज्ड बुक्स भी पब्लिश किए, वो भी आप देख सकते हो। तो नटराज ही क्यों टाइम का एलिमेंट दर्शाते हैं, नटराज का फॉर्म ही क्यों टाइम एलिमेंट को दर्शाता है। टाइम इज अ सबटल एलिमेंट इन स्पेस। सो अगर एक खाली एम्प्टी क्यूब भी अगर रहा तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी रहती है, टाइम एनर्जी रहती है। तो एक टाइम एनर्जी को हम एक स्ट्रिंग जैसा एज्यूम करेंगे। सो जब स्ट्रिंग में वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं सो दैट इज व्हाट इट प्रेजेंट्स एज अ डांसिंग फॉर्म। सो नटराजन की मूर्ति उसी फॉर्म को दर्शाती है। दिस इज द फोर्थ डायमेंशन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट आफ्टर थर्ड डायमेंशन। ये फोर्थ डायमेंशन है जो थर्ड डायमेंशन यानी गणपति जो थर्ड डायमेंशन बताते हैं वो इसी टाइम वाले डायमेंशन के बिना अधूरी है। अगर नटराज की मूर्ति टाइम की स्ट्रिंग को दर्शाती है तो इसमें भी दो टाइप्स है, क्योंकि आपको नटराज की मूर्ति में नीचे एक जिनके ऊपर नटराज की मूर्ति खड़ी है वो भी एक स्कल्पचर ही है। तो ये दो क्यों रहता है, इस क्योंकि टाइम भी दो टाइप के रहते हैं, एक एक्टिव टाइम और एक इनएक्टिव टाइम, एक जागरूक काल और एक निद्रित काल। तो इसी प्रकार से टाइम को यहाँ पे दर्शाया गया है फोर्थ डायमेंशन। उसके बाद इस मंदिर में पीछे की तरफ लिंगोद्भव का शिल्प है, लिंगोद्भव की मूर्ति है एंड उसके नॉर्थ साइड में, ये जैसा साउथ साइड है नॉर्थ साइड में हरिहरेश्वर की मूर्ति है। हरिहरेश्वर की मूर्ति मतलब ड्युअलिटी का एक फॉर्म है, मतलब विष्णु और शिव दोनों भी एक ही शिल्प में, एक ही ह्यूमन के अंदर दिखाए गए हैं। मंदिर के पीछे की तरफ यानी कि वेस्ट फेसिंग में लिंगोद्भव का शिल्प है। लिंगोद्भव का शिल्प यानी एक स्टोरी जिसमें महादेव, विष्णु और ब्रह्मदेव। तो ये स्टोरी क्या दर्शाती है, ये स्टोरी एक चैलेंज दर्शाती है जो महादेव ने विष्णु को और ब्रह्मदेव को दिया था कि मेरे टॉप एंड और बॉटम एंड ये दोनों देख के आओ। तो ये दोनों एंड्स देखने के लिए यानी कि महादेव के लिंग का टॉप एंड उसका बेस, ये दोनों देखने के लिए विष्णु ने और ब्रह्मदेव ने अवतार लिया। ऊपर जाने के लिए श्वान अवतार और नीचे जाने के लिए वराह अवतार विष्णु ने। सो इसमें क्या हुआ, ब्रह्मदेव ने महादेव से झूठ बोला कि हाँ मैंने देख लिया, क्योंकि वो देख नहीं पाए थे, वो बहुत ही ऊंचा था, वो कितना भी उड़े थे पर उनको वो दिखा नहीं था। बट वराह अवतार जो विष्णु ने लिया था उनको जब पूछा गया कि क्या तुमने रूट्स देख लिए तो उन्होंने सच बोला, उन्होंने बताया नहीं देख पाया, बहुत नीचे है। तो ऐसी ये स्टोरी थी। तो इसीलिए जिसने झूठ बोला उसे श्राप दिया गया। तो श्राप क्या था कि पूजा नहीं होगी, उसके साथ और एक चीज़ भी हुई थी जो कि अंदर गर्भगृह के अंदर दर्शाई हुई है। एंड जिन्होंने सच बोला मतलब विष्णु भगवान ने जो सच बोला उसकी वजह से हमेशा हम सब भी जानते हैं कि महादेव के प्रिय है विष्णु भगवान। सो एक श्लोक भी रहता है कि महादेव इज इन विष्णु एंड विष्णु इज इन महादेव। सो दैट इज द स्टोरी बिहाइंड इट। एंड नेक्स्ट फॉर्म है हरिहरेश्वर का। सो मंदिर के नॉर्थ साइड में गर्भगृह के नॉर्थ साइड में यहाँ पे ये मूर्ति है हरिहरेश्वर की। सो लेफ्ट साइड इज शिव एंड राइट साइड इज विष्णु, इसीलिए थर्ड आई भी हमें यहाँ पे देखने मिलती है। राइट साइड के हाथ में मतलब लेफ्ट हैंड में एक शंख दिखता है, दैट इज द साइड विष्णु इज। तो मूर्ति के राइट हैंड में त्रिशूल है महादेव का। सो दिस इज द फॉर्म दैट shows that how duality can exist। अगर शिव रिप्रेजेंट करते हैं स्पेस को तो विष्णु रिप्रेजेंट करते हैं मैटर को। मैटर और स्पेस दोनों भी इंटरलिंक्ड है, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। अगर स्पेस एग्जिस्ट करती है तो उसमें मैटर भी रहते ही है, एंड अगर मैटर एग्जिस्ट करती है तो वो स्पेस के बिना नहीं एग्जिस्ट कर पाएंगे। अभी हम इसी द्वार से फिर से अंतराल में जाएंगे एंड जो मैं बोल रहा था गर्भगृह के अंदर कई और स्टोरीज हैं वो भी बताएंगे। गर्भ के द्वार के ऊपर एक इसका इंस्क्रिप्शन दिखता है, उस पर 3 लैंग्वेजेस में इंस्क्राइब्ड टेक्स्ट है जो कि तीनों भी लैंग्वेजेस में अलग अलग चीज़ें बताता है।
पीछे जो स्टोरी बताई थी मैंने, मंदिर के पीछे की तरफ लिंगोद्भव के शिल्प में जो स्टोरी बताई थी कि महादेव ने ब्रह्मदेव को श्राप दिया था कि उनकी पूजा नहीं होगी, तो उसी श्राप के साथ जो 5 वेदा थे, जो अभी सिर्फ 4 हमें पता है, पर सबसे स्टार्ट में सबसे पहला वेद प्रणव वेद था। उनके बाद इस मोमेंट के बाद जब 5 के 4 हो गए तो एक वेद कम हो गया, पर असल में उस प्रणव वेद को 4 हिस्सों में बांटा गया था। शिवाय विष्णु रूपाय विष्णवे शिवरूपिणे शिवस्य हृदयम विष्णु विष्णोश्च हृदयम शिव। सो इसी श्लोक में आज के जगत का आइंस्टाइन का फॉर्मूला E=mc² डिकोड होता है। तो ये श्लोक उसी फॉर्मूला को बताता है। वो कैसे बताता है वो अभी हम देखेंगे। E यानी कि एनर्जी, सूक्ष्म ऊर्जा, टाइम, जो कि नटराज की मूर्ति दर्शाती है। उसके बाद M इज फॉर मैटर, ये गर्भगृह जो गणपति और विष्णु भगवान के शिल्पों से व्याप्त है वो मैटर को दर्शाता है, जो कि स्थूल ऊर्जा को दर्शाता है। एंड उसके बाद जो लाइट है, जो C² है, वो पीछे लिंगोद्भव की जो मूर्ति है वो शिव का दिव्य स्तंभ का रूप है। दिव्य स्तंभ यानी स्तंभ विथ इन्फाइनाइट लेंथ। इसीलिए वो जो कंपटीशन सेट हुआ था उस स्टोरी में कि स्टार्ट पॉइंट या रूट्स चेक करो टॉप और बॉटम के, वो उसी स्टोरी को दर्शाते हैं। एंड द स्पीड दैट दे ट्रैवल्ड विथ, मतलब दोनों जिस स्पीड से नीचे और ऊपर गए थे वो लाइट स्पीड है। तो ये पूरा जो शिल्प है, ये जो पूरी मूर्ति है लिंगोद्भव की, वो इसी प्रकार से, वो इसी वे में लाइट को दर्शाती है। दैट इज द C² दैट वी आर फाइंडिंग इन आवर फॉर्मूला। तो E=mc² इस फॉर्मूला का कॉम्बिनेशन, यानी कि विष्णु और शिव की डुअलिटी जो शिल्प में दिखाई गई है हरिहरेश्वर के, जो इस मंदिर के नॉर्थ साइड में दर्शाया गया है। तो दिस इज हाउ द फुल फॉर्मूला इज कंबाइंड इन दैट शिल्प। तो अब तक हमने जितने भी मंदिरों के मेजरमेंट्स लिए, उसी से यही कंफर्म होता रहा है कि सारे मंदिर आयादी सूत्रों के अनुसार ही बनाए हैं। तो आयादी सूत्र क्या है, वो इस मंदिर के लिए कौन से अप्लाई किए गए एंड क्रिएटर ने क्या इंटेंशन से बनाया था एंड इस सूत्रों का कितना लाभ इस मंदिर को होगा, ये सारी बातें हम इन्हीं डायमेंशन के हिसाब से, इन्हीं डायमेंशंस के बेसिस पे हम ये सारी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमने जब इस गर्भ के मेजरमेंट्स लिए, वो 8 फीट 2 इंचेस L/16 आए, तो इस मेजरमेंट को क्रिएटर ने इधर अंगुला यूज़ करके बनाया होगा, नहीं तो हस्ता यूज़ करके। तो अगर अंगुला यूज़ करके बनाया है तो वो आता है 287 किशको अंगुला, और अगर हस्ता यूज़ करके बनाया है तो वो आता है 12 हस्ता। तो दोनों भी अंगुला में हो या हस्ता में हो, दोनों भी डायमेंशंस, दोनों भी यूनिट्स का लॉर्ड कार्तिकेय और लॉर्ड दत्तात्रेय के लिए लाभकारक है। बेसिकली अंगुला या हस्ता, वो इस स्केल के हिसाब से अंगुला या हस्ता में वो बनाया जा सकता है। रज्जू और दंडक जो है वो बड़े पैमाने पर अगर स्ट्रक्चर बनाना होगा तो उसके लिए यूज़ होगा। इसीलिए अगर इस टेम्पल के डायमेंशंस के बारे में हम जब फोकस करेंगे तो बस चेक करेंगे कि इधर अंगुला या इधर हस्ता, दोनों में से एक। हम फिर से इस मंदिर के सभा मंडप में आ चुके हैं। तो इस सभा मंडप के अंदर कई इंटरेस्टिंग चीज़ें थी जो मुझे दिखाई नहीं थी। अल्सो जो आवाज़ चालू है बैकग्राउंड में, आपको नॉइज़ आ रहा होगा, तो वो मशीन है, मसाला बनाने की मशीन का दुकान है सामने, तो वहाँ पे वो चालू है। तो मुझे क्या दिखाना था, यहाँ पे नीचे जाने के लिए दरवाजे है, वो गर्भगृह के अंदर भी है पर यहाँ पे भी है। यहाँ पे नीचे जाने के लिए दरवाज़ा है, तो अगर उस दरवाजे को ध्यान से देखोगे तो वहाँ पे कहीं भी लॉक या कोई भी कड़ी कुंडी कुछ भी नहीं दिखता, क्योंकि उस दरवाजे का लॉक उसके बाहर की तरफ है। इस वॉल के अंदर अगर आप ये अनलॉक करो और ये जो मौजूद चीज़ है उसको अगर निकालो, अगर उसको अनलॉक करके निकाल दो बाहर, तो ही दरवाज़ा खुलेगा। तो दिस इज़ द वे दिस डोर इज़ लॉक्ड इन अ यूनिक मेथड, यूजिंग अ यूनिक सिस्टम, यूजिंग अ यूनिक मेथड। इसी प्रकार से और एक सिस्टम यहाँ पे मौजूद है लॉकिंग के लिए या ओपनिंग अनलॉकिंग के लिए बोल सकते हैं। तो ऊपर आपको जो डोर दिख रहा है वो स्टोन में बनाया हुआ डोर है, स्टोन की एक ओपनिंग है वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या होता था एग्जैक्टली नहीं पता, बट इट एक्ट्स काइंड ऑफ अ स्टोरेज। तो उसके लिए अगर आप यहाँ पे आओगे और यहाँ से अंदर देखोगे तो एक मेटल का रॉड दिखता है, एक मेटल की पट्टी दिखती है। तो सिस्टम ऐसी रही होगी कि उस पट्टी को किसी चीज़ के साथ पकड़ के प्रेस करना है या ऊपर उठाना है तो ऊपर की विंडो को ओपन करने का काम करेगा वो लीवर। तो इसी प्रकार से ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैं नीचे भी गया हूँ, हर साल गुरु पूर्णिमा के दिन इस मंदिर में नीचे जाने के लिए भीड़ जमा होती है बहुत सारी। उस एक ही दिन, बस उस एक दिन नीचे जाना अलाउड है।
एग्जैक्ट टेम्पल का जो प्लान है वो नीचे है, बस वर्टिकल हाइट थोड़ी सी कम है। बाकी इट हैज़ दिस सभा मंडप स्पेस, दे हैव अ रूम फॉर मेडिटेशन, उनके पास वहाँ पे नीचे एक मेडिटेशन के लिए रूम है, एंड फिर अंदर जाने के बाद समाधि स्थित है। तो जो नीचे की स्पेस है वो कैसे यूज़ की जाती थी, अगर कोई साधु जो एकदम सीरियस मेडिटेशन चालू है उनका, तो उसमें इतना स्ट्रिक्टनेस रहता था कि किसी की नज़र भी मुझ पे ना पड़े, तो नीचे ही जो नीशेस है, वॉल में बनाई हुई नीशेस है, वहाँ पे वो मेडिटेशन करेंगे, वहाँ उधर से उठ के जाएंगे उनकी रूम में, उनकी शयनी में जो छोटा एक क्यूबॉइडल रूम बना है, वहाँ पे वो सोएंगे, खाएंगे या जिएंगे। तो अंदर का स्पेस उनका यूटिलाइजेशन का होगा, और जब उनको नहाना होगा या कुछ, तो यहाँ से 50 मीटर आगे जो एक वेल है उसको नीचे से एक्सेस था, ताकि वो पर्सन वहाँ से नीचे चल के जाए, उधर बात करें और वापस आके मेडिटेशन करें। पूरा अंडरग्राउंड सिस्टम किसी के नज़र में आए बिना एक प्योरली मेडिटेशनल स्टेट अचीव करने के लिए ये इसका लोअर फ्लोर बनाया गया है। सो कंक्लूजन क्या निकलता है, ये मंदिर सिर्फ पूजा के लिए नहीं बना, ये एक प्योर इनविजिबल एंड विजिबल यूनिवर्स का एक रूट डायग्राम है। सीक्वेंस को ध्यान से समझो, बिंदु से 0 डायमेंशन स्टार्ट होता है, एंड फिर यंत्र 2nd डायमेंशन बताता है, फिर गर्भगृह 3rd डायमेंशन, नटराज की मूर्ति 4th डायमेंशन, एंड लिंगोद्भव 5th डायमेंशन, एंड फाइनली हरिहरेश्वर रिप्रेजेंट्स द अल्टीमेट बैलेंस, E = mc²। ये माइंड ब्लोइंग नॉलेज कोई कोइंसिडेंस नहीं है, दिस कम्स डायरेक्टली फ्रॉम डीप तपस्या एंड साधना ऑफ भीमजी गोसावी महाराज। मैं डीपली ग्रेटफुल हूँ लॉर्ड गणपति, लॉर्ड शिव, लॉर्ड विष्णु के डिवाइन ग्रेस के लिए। माय हम्बल प्रणाम टू दलपतगिरी महाराज, भीमजी गोसावी एंड डॉक्टर गणपति स्थापति सर, जिनके आशीर्वाद और नॉलेज की वजह से मुझे प्रोफाउंड इनसाइट्स मिले। अ स्पेशल थैंक्स टू टेम्पल ट्रस्ट एंड ऑनरेबल समिति सदस्य फॉर सपोर्टिंग दिस रिसर्च। अगर इस रिसर्च ने आपका दिमाग हिला दिया तो शेयर ज़रूर कीजिए। दिस इज़ आर्किटेक्ट सम्राट साइनिंग ऑफ।